नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एवरेस्ट मैथ्स क्लासेस में। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं दूरी, चाल और समय के बारे में। ठीक है, तो दूरी, चाल और समय के बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम शुरू करते हैं दूरी और चाल और समय के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ गणित के बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं मैं उसको बताऊंगा आपको कि गणित को आप कैसे पढ़ें कि आपको जो है बेहतर तरीके से समझ में आए गणित। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे गणित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि हम जानते हैं गणित जो है सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। गणित के चाल, समय और दूरी से संबंधित प्रश्नों को समझने के लिए आपको विशेष परिश्रम की आवश्यकता होती है। और जो हमारा टॉपिक है आज का, इसको हमें अगर इस तरह के क्वेश्चन को समझना है तो इसके लिए आपको विशेष परिश्रम करना होता है। इसके लिए आपको प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ प्रदान किए गए गणित के प्रश्न आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे परीक्षा, डिफेंस परीक्षा या अन्य परीक्षाओं में सफलता पाने हेतु मददगार होंगे। यदि आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी है, बैंकिंग है, बैंकिंग है, रेलवे है, तो आप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है आपको मिलेंगी, जो है तैयारी से जुड़े हुए, गणित से जुड़े हुए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे मैं कुछ प्रश्न अभी आगे भी इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ। तो इस तरह के प्रश्न आपको जो कि अक्सर पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पे हर प्रकार के परीक्षाओं से संबंधित गणित के प्रश्न उपलब्ध होंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, आप जैसे कि मैंने यहाँ चाल, दूरी और समय से बनाया वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि आपको दूसरे किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं, उससे जुड़ा हुआ वीडियो मैं आपको ज़रूर पहुंचाऊंगा। ठीक है, बेहतर परीक्षाओं में अंक अर्जित करने हेतु आप इस चैनल के माध्यम से परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको परीक्षा में बेहतर अंक लाना है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा गणित के बारे में हम जान लें। गणित जिसमें कि हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसी मूल चीज़ों को सीखते हैं। अन्य भाषाओं की तरह गणित भी एक तरह की भाषा ही है जो अंकों पर आधारित होती है। यानी हम अंकों की व्यवस्था को समझ जाते हैं तो फिर गणित समझना एकदम आसान हो जाता है। आपने देखा होगा, आप भी अगर गणित बनाते होंगे तो इसमें सबसे ज़रूरी जो होता है ये अंकों पर आधारित होती है। इसमें क्या होता है कि अगर अंकों की व्यवस्था को अगर हम समझ जाते हैं तो हमें गणित आसानी से समझ में आता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लगातार अभ्यास से कठिन कार्यों को आसान बनाया जा सकता है। और अगर हम किसी भी कार्य के लिए लगातार अभ्यास करें तो हम बड़े से बड़े कार्य को आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आसान बनाया जा सकता है। ऐसे में ज़रूरत है हमें लगातार कोशिश करने की होती है। तो ऐसे में आपको ज़रूरत क्या है कि आप लगातार कोशिश करें। गणित विषय शुरुआत में उतना कठिन नहीं होता जितना कि लोगों के द्वारा है ना, डर के कारण कठिन बना दिया जाता है। हम क्या करते हैं, गणित हमें कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हम पहले ही डर जाते हैं और डर के कारण जो है गणित हमें कठिन लगने लगता है। गणित एक ऐसा विषय है जिसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतना ही आसान लगता है। आपने ये भी देखा हुआ कि हम गणित का जितना अभ्यास करते हैं उतना ही ये हमें क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, आसान लगता है। गणित के किसी भी चैप्टर को शुरू, और जब हम गणित का कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि किसी भी चैप्टर के शुरू या ख़त्म होने पर कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए होते हैं जिनका हल अक्सर बताया होता है। सॉरी, यहाँ शुरू होने पर, आपको ख़त्म होने पर नहीं, शुरू होने पर कुछ प्रश्न दिए होते हैं जिनका हल अक्सर बताया होता है। अब आप जब भी गणित पढ़ें तो पहले उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, समझ लें, और फिर जो हल किए गए सवाल है आखिर में वे किस कॉन्सेप्ट से हल किए गए हैं यह पूरी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। और अगर आप इस चीज़ को, मेरी बात को मानेंगे कि अगर आप अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे जो हल कर दिए गए हैं और किस कॉन्सेप्ट से किए गए हैं उसको समझेंगे, यदि और एक बार आप उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो फिर उससे जुड़े आपको, है ना, कैसे भी गणित के प्रश्न होंगे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझें, आप इस बात को फॉलो करें जो मैंने अभी बताया, और आपको ज़रूर ही सफलता मिलेगी। चलिए इसी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं हम दूरी, समय और चाल। ठीक है, तो दूरी, समय, चाल में हम जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर हम किसी भी
पाठ के बेसिक कॉन्सेप्ट को जान जाते हैं तो सवाल हल करने में हमें बहुत ही आसानी होती है। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, दूरी, समय और चाल। अगर हम कहें कि हम जैसे कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, यानी दो स्थान के बीच हम दूरी तय करते हैं। कहीं जाते हैं तो हम दूरी तय करते हैं। तो जब हम मान लेते हैं बिंदु ए से बी तक जाते हैं तो ये दूरी तय की हम ए से बी तक, तो इस दूरी को तय करने में हमने कुछ समय लिया, कुछ टाइम लिया और हम कुछ ना कुछ स्पीड से गए। ठीक है, कुछ ना कुछ स्पीड से हम गए। तो टाइम और स्पीड जो है दूरी तय करने में मायने रखती है कि हम कितने समय में उसको तय किया और किस स्पीड से तय किए। ठीक है, तो चलिए इसी विषय पर हम देखते हैं कि इन तीनों में क्या संबंध है। जैसे मान लेते हैं बिंदु ए से बी तक जाने में हमने कुछ समय लिया और कुछ चाल से हमने उसको तय किया। तो अगर हमें दूरी पता करनी हो कि कितना दूरी हमने तय किया, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, चाल इंटू समय। दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है चाल गुणे समय। ठीक है, वहीं अगर हमें चाल निकालना हो और हमें दूरी और समय मालूम हो तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, और समय निकालना हो यानी टाइम निकालना हो तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी दूरी बटा चाल। ठीक है, इन तीन बेसिक जो ये फार्मूले हैं, दूरी, चाल और समय से जुड़े हुए ये जो संबंध है, रिलेशन है तीन, इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ समय का हम लोग परिवर्तन देख ले, कैसे समय का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो 1 घंटा में जो होता है 60 मिनट होता है, जैसे कि हमें मालूम है। और 60 मिनट, और अगर उसको सेकंड में बदलना चाहे तो 60 × 60 2 बार कर देते हैं तो ये सेकंड में हो जाता है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 1 किलोमीटर में जो है, 1 किलोमीटर में जो होता है 1000 मीटर होता है, ये हमें मालूम है, मालूम होना चाहिए। और 1 किलोमीटर को अगर हम मील में बदलें तो ये होता है 0.6214। ठीक है, 0.6214, इसको याद रखेंगे। 1 किलोमीटर में इतना मील होता है। 1 मील में जो है हमें कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1 मील में जो होता है हमारा 1.609, याद रखेंगे इसको, 1.609 यानी 609, 1.609 किलोमीटर होता है। और इसको इस तरह से हम सिंपली याद रख सकते हैं कि 8 किलोमीटर बराबर 5 मील होता है। ठीक है, आगे आते हैं। 1 यार्ड में जो होता है 3 फीट होता है। ठीक है, 1 फीट में जो है हमारा 12 इंच होता है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है, अगर इसको हम मीटर प्रति सेकंड बदले तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड। इसका भी हम परिवर्तन बहुत आसानी से कर सकते हैं। 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यहाँ 1 मील बराबर होता है, 1 मील प्रति घंटा बराबर 22/15 फीट प्रति सेकंड। ठीक है, इसमें जो दो महत्वपूर्ण, ये किलोमीटर प्रति घंटा को जैसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमने देखा कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ से क्या है कि अगर हम चाहें तो कितने भी किलोमीटर प्रति घंटा हमें दिया हो तो उसको मीटर प्रति सेकंड में आसानी से बदल सकते हैं, सिर्फ हमें 5/18 से गुणा कर देना होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और मीटर प्रति सेकंड को अगर बदलना हो किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5 से गुणा कर देंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं, इन नोट्स को देख लेते हैं। यहाँ 4 नोट्स हैं। जैसे कि पहला नोट है, यदि किसी निश्चित समय D1 में S1 चाल से तथा D2 दूरी S2 चाल से तय की जाए तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो समय को निश्चित कर दिया गया। तो यहाँ हम समय का फार्मूला अभी हमने बताया, क्या, समय निकालने का दूरी बटा चाल। तो देखेंगे यहाँ D1/S1 जो है ये कुछ नहीं है, ये दूरी बटा चाल है। तो पहला दूरी बटा पहला चाल बटा दूसरी दूरी बटा दूसरा चाल, यानी दोनों समय जो है निश्चित है तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, D1/S1 = D2/S2। उसी तरह अगर निश्चित चाल कर दिया जाए, यहाँ हम नीचे देखेंगे दूसरा नोट कि यदि किसी निश्चित चाल से D1 दूरी T1 समय में तथा D2 दूरी T2 समय में तय की जाए तो क्या होता है। तो D1/T1 = होता है D2/T2। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे, यानी चाल यहाँ निश्चित हो गया। तो हमने अभी चाल का फार्मूला क्या बताया, दूरी बटा समय। तो दूरी हो गया D1 और बटा समय हो गया T1। तो इस तरह से हम इसे याद रखेंगे, D1/T1 = D2/T2। फिर तीसरा नोट्स जो है इसे देख लेते हैं कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से, और अगर किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है सामने।
कह रहा है एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है और यदि और 80 मीटर प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को देखिए, करने के लिए हम कहें कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। करें एक रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, देखिएगा यहाँ पे प्लेटफॉर्म मान लेते हैं, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यह रेलगाड़ी जो है यहाँ ये व्यक्ति खड़ा है, तो रेलगाड़ी इसको पार कर जाती है कितने सेकंड में? 8 सेकंड में, ठीक है, 8 सेकंड में पार कर जाती है। उसके बाद जो है और पूरा प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है 80 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 80 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको ये 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपको बताना है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर प्लेटफॉर्म जो है इसको रेलगाड़ी, जैसे मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म है, इसको रेलगाड़ी जब पार कर जाती है का मतलब क्या हुआ कि रेलगाड़ी की लंबाई जो है इससे निकल जाता है, यानी प्लेटफॉर्म को छोड़ देता है। तो यानी रेलगाड़ी द्वारा कुल दूरी जो तय किया जाएगा वो प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस जो रेलगाड़ी की लंबाई है दोनों के योगफल के बराबर होगा। ये याद रखेंगे, जब भी रेलगाड़ी से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो तो हम ऐसे करते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ने पर उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी हो जाता है। तो कुल दूरी तय की गई हो जाएगा। तो जब हम रेलगाड़ी का लंबाई तो दिया नहीं है तो हम उसको x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x, ठीक है। और यहाँ इसकी जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 80 मीटर है, यानी कुल जो लंबाई हो जाएगा रेल द्वारा तय की गई हो जाएगा पर 80 + x, ये दूरी हो गया। और हमें जो है यहाँ देखिएगा एक चीज़ ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में पहली बार जो दिया है कि 8 सेकंड में वो एक व्यक्ति को पार कर जाती है, तो यहाँ पे 8 सेकंड में जब पार कर जाती है तो इससे भी हम चाल निकाल सकते हैं और दूसरे कंडीशन से भी हम चाल निकाल सकते हैं। तो पहले कंडीशन में अगर दूसरे कंडीशन से चाल निकालते हैं तो ये दूरी हो गया रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया कुल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो ये दूरी हो गया और बटा समय कितना लिया है उसने दूसरी बार में, तो 12 सेकंड, तो इसको बटा में 12 कर देंगे, ये चाल हो गया। अब इसी के बराबर जो पहला चाल है वो रखेंगे, यानी रेलगाड़ी का जो पहले वो 8 सेकंड में पार की है वहाँ पे चाल कितना है, तो उसका दूरी कितना हो जाएगा। तो जब वो व्यक्ति को पार की है 8 सेकंड में, यानी उसने कितना दूरी तय किया होगा, तो व्यक्ति को पार किया होगा, आप सोच के बताइए। तो यहाँ ध्यान देने वाली एक बात होती है कि अगर यहाँ व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये व्यक्ति खड़ा है और रेलगाड़ी इसको पार कर जाती है, तो पार कर जाने का मतलब 8 सेकंड में, यानी रेलगाड़ी जो है कितना दूरी तय करती है, तो व्यक्ति अपने लंबाई के बराबर दूरी जब तय करेगी व्यक्ति से तो वो उसको पार कर जाएगी। बात समझ में आ रही है? यानी रेलगाड़ी जो है व्यक्ति से अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी तो उसको पार कर जाएगी, यानी उसके द्वारा तय की गई दूरी उसकी लंबाई हो जाएगी और बटा में और जो समय लिया गया वो कितना हो जाएगा उसके द्वारा 8 सेकंड। और इस समीकरण को अगर दोनों चाल को हमने जैसे बराबर किया, इसको अगर हम देखेंगे जैसे कि हमने शुरू में बताया कि निश्चित समय में, तो जहाँ निश्चित समय तो नहीं है, एक 12 सेकंड है और एक 8 सेकंड है, लेकिन निश्चित चाल से वो तय की है, तो यहाँ पे निश्चित चाल से दोनों को तय की है, दोनों दूरी को, तो ये बराबर होगा और इससे हम आसानी से इस समीकरण को हल करके इसका मान निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं कितना आता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ से ये जो समीकरण बना है इक्वल टू है बीच में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कैसे होता है, इस तरह से गुणा कर देते हैं। तो हम पहले करेंगे इस 80 में 8 से, तो 8 × 64 640 हुआ और प्लस फिर 8 में 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू, फिर 12 में 1 से करेंगे तो इक्वल टू में 12x होगा। अब इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये 8x प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 640 बराबर 12 में से ये 8x माइनस हो जाएगा इधर आके, ठीक है। इसको माइनस कर लेते हैं, तो 12 में से 8x गया तो कितना हो जाएगा हमारा 4x, और इससे x का मान जो आ जाएगा यहाँ पे 4 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 640 को 4 से तो 160, ये हो जाएगा 160 इक्वल टू x, ठीक है। आप 640 को 4 से भाग दे के देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 160, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ से अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। हमने 2 बार यहाँ पे चाल निकाला और दोनों को जो है
बराबर कर दिया। दोनों चाल जो है निश्चित चाल से दोनों दूरी तय की गई थी और इस तरह से हमें समीकरण जो हल किया उससे हमें x का मान निकल गया। ठीक है, चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी किसी निश्चित दूरी का 1/3 भाग 40 घंटे में, देखेंगे एक दूरी निश्चित ले लेते हैं, पहले क्वेश्चन को आसानी से समझते हैं। इसको निश्चित दूरी 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से मान लेते हैं। ये 1/3 भाग हो गया, 3 भाग में 1 भाग, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करती है। फिर 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा का। अब 1/4 भाग जो है कुछ इससे कम होगा क्योंकि ये चौथा हिस्सा है, तो मान लेते हैं 1/4 भाग इतना है। इसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय करती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो शेष भाग है इसको 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय करती है। देखेंगे तो यानी 3 सेक्शन में उसने दूरी को तय किया। पहला स्पीड 40, 30 और 50। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ हमें क्या निकालना है, तो रेलगाड़ी का औसत चाल ज्ञात करिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड जब निकालना हो तो हम क्या करेंगे, वो जो भी गाड़ी हो उस जो सेक्शन में, वो 3 सेक्शन या 4 सेक्शन, जितने सेक्शन में तय की गई हो, तो औसत का मतलब होता है कुल योगफल बटा उसकी संख्या, यानी तीनों स्पीड को हम जोड़ लेंगे और बटा में इसको 3 से भाग दे देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा देख लेते हैं। यहाँ 40, 30, 70, 70 और 50 120, और 120 को 3 से अगर हम भागा लगाएं तो 120 का तीसरा हिस्सा कितना हो जाएगा हमारा, तो 40, यानी जो हो जाएगा यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल। ठीक है, तो इस तरह से औसत चाल निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। एक विद्यार्थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 5 मिनट विलम्ब से पहुंचता है। यदि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो वो 10 मिनट पहले ही स्कूल पहुंच जाता है। तो स्कूल की दूरी बताओ। इस क्वेश्चन को आप देखते हैं तो यहाँ 2 कंडीशन दिए गए हैं कि पहला जो 4 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो वो 5 मिनट विलम्ब से पहुँचता है। ठीक है, तो हम स्कूल की दूरी को जो है x मानते हुए चले। ठीक है, तो x मानते हुए चले तो पहले कंडीशन में अगर दूरी 1 से और 4 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो उसके द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4, यानी x बटा 4। ठीक, और माइनस दूसरे कंडीशन में हम देखें 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है तो उसके द्वारा वहाँ समय लिया गया कितना हो जाएगा, तो दूरी हो गया 1 ही रहेगा और चाल हो जाएगा 6। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों का जो अंतर है वो कितने मिनट का है, तो 5 मिनट इधर विलम्ब से पहुंचता है, यहाँ 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो दोनों में आप देख रहे हैं 15 मिनट का अंतर है। तो 15 मिनट के अंतर को अगर हम घंटा में बदलें तो ये मिनट में है 15, तो इसको घंटा में बदलने के लिए आप 60 से भाग दे देंगे। देखेंगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर 2 चाल दिए गए हैं और दोनों का जब अंतर दिया गया है यहाँ पे कि 10 मिनट पहले 5 मिनट विलम्ब से, तो हम दोनों अंतर को पहले पता कर लिए कितना मिनट का है, 15 मिनट का है, और दोनों का समय निकाल करके हमने अंतर कर दिया और इस समीकरण को आप आसानी से हल कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं एक तरीका बताऊँगा आपको हल करने का कि आप आसानी से इसे कैसे हल करेंगे। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए कॉम्पिटिटिव, तो यहाँ एलसीएम मत करिए, आप 6 से x में गुणा कर लीजिए, 6x हो जाएगा, और -4 से x में गुणा कर लीजिए, ये 4x हो जाएगा, यानी दोनों को घटा लीजिए और बटा में जो है इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिख दीजिए, 6 चौका 24 और बराबर में 15/60। ये कट जाएगा आपका 15/60, 15 चौका 60, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 1/4। ठीक है, अब जो है यहाँ देख लीजिए 6x में से 4x गया 2x होगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2x/24, ये 2 से 24 को भी काट दीजिए 12, और यहाँ 1/4। ठीक है, अब x का वैल्यू यहाँ से हम आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 में 1 से होगा 4x और बराबर में 12 में 1 से होगा तो 12, तो x का मान हो जाएगा 4 × 12 यानी 3। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 3 किलोमीटर है स्कूल की दूरी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप बार बार अभ्यास अगर करेंगे इस क्वेश्चन का तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा और आपको ये रुचि लगने लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लिया जाए। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। एक कार 6 घंटे की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा से की गति से चलता है और 3 घंटे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो उसकी पूरी यात्रा का औसत चाल निकालिए। औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है। यहाँ पे जो है आप इस क्वेश्चन को पढ़ लिए। अब यहाँ पे हमें औसत चाल की बात कर रहे हैं, तो औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड का आप याद रखेंगे हमेशा। निकालने का फार्मूला क्या होता है कि तय की गई कुल दूरी, चाहे वो जितने समय अंतराल में की गई हो, बटा समय, दूरी बटा समय, तो क्या हो जाएगा, हमारा चाल निकल जाएगा। तो हमारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो रही है, तो पहला जो है 6 घंटे में 6 किलोमीटर की चाल से चला है, तो दूरी बराबर क्या कहते हैं, समय गुणे चाल। तो समय हो गया 6 और इसका चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ ये कुल दूरी निकल जाएगा, क्योंकि 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अगर 6 घंटा चल जाए तो कुल दूरी हमारे यहाँ पहली बार निकल जाएगा। अब बटा में दूसरे कंडीशन में कितना दूरी तय किया गया, तो वहाँ पर भी यहाँ समय गुणे चाल होगा। तो समय यहाँ 3 घंटा है और उस समय चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो ये दोनों जो है हमारी दूरियाँ निकल गई दो बार में। ठीक है, और बटा में लिया गया कुल समय जो है हम देख लेते हैं, तो 6 घंटा प्लस 3 घंटा यानी 9 घंटा। पहले में 6 घंटा और दूसरे में 3 घंटा, 9 घंटा। तो औसत चाल याद रखेंगे, औसत चाल बराबर क्या होता है, तय की गई कुल दूरी चाहे जितने समय अंतराल में तय की गई हो और बटा में लिया गया कुल समय। तो चलिए इसको हम करते हैं। 6 का 36 प्लस 8 का 24 और बटा में 6 3 9। तो ये हो जाएगा 36 और 24 जोड़ लीजिए, 6 4 10 का 0 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 और बटा में 9। तो 60 बटा 9, इसको अगर हम चाहें तो कटा सकते हैं, चूँकि दोनों 3 से कट रहे हैं। तो 20 और 3, तो इसको 20 बटा 3 हो जाएगा हमारा 20/3। अब इसको फ्रैक्शन में हम बदल लेंगे इसमें से, तो देखते हैं आंसर जो है कौन सा है। तो यहाँ हम देखेंगे जब इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 3 से भाग देंगे 20 में, तो 3 6 का 18, 6 पूर्णांक हो जाएगा और 2 जो शेष बच गया 6.2/3, यानी हमारा जो हो जाएगा ये बी आंसर हो जाएगा 6.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें जो हैं समझ में आ गई होंगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार 1 सेकंड में 30 मीटर चलती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में गति ज्ञात कीजिए। देखिए ये आ गया कि नहीं आपको, जो हमने बताया कि अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा को, यहाँ पे ऊपर हमने क्या बताया आपको, ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, सबसे ऊपर जो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से और 18/5 से, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमको यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 18/5 से गुणा करके। तो यहाँ देखिए क्या हमारा चाल है, 30 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी 1 सेकेंड में, जैसे कि यहाँ बात की गई 30 मीटर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 30 मीटर प्रति सेकेंड, और इसको बदलना किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी कि हम 30 को जो है 18/5 से गुणा कर देते हैं। आसानी से देखेंगे कितना आसान है, 5 6 का 30, तो 18 6 का 108। ठीक है, 18 6 का 108, यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको आप कर सकते हैं, या इस पर आधारित क्वेश्चन भी जो है आपको पूछे जाते हैं कि अगर कोई कार जो है 1 सेकंड में 30 मीटर की दूरी चलती है, तो उसके द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी। तो जब यहाँ हमारा ये इसका चाल आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 2 घंटे का निकालना है, तो 2 से हम गुणा करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 2 रेल एक समय में दिल्ली और आगरा से चलती हैं। 2 रेल हैं जो एक ही समय में, एक दिल्ली से और एक आगरा से चलती है। ठीक है, मान लेते हैं इधर दिल्ली है और इधर आगरा है, से चलती है, एक दूसरे से 350 किलोमीटर की दूरी पर है, और दोनों के बीच की दूरी जो है 350 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए कह रहा है यदि उनकी गति 38 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दोनों कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे। देखिए एक इधर से 38 किलोमीटर के स्पीड से चले और एक इधर से 32 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चले, तो दोनों कितने समय में एक दूसरे से मिल जाएंगे।
तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। इस तरह से अगर दो स्टेशनों के बीच की दूरी दी गई है और दो स्पीड यहाँ पे हमें पता है, इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। मान लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, मान लेते हैं ये x घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो x घंटा ये भी ट्रेन चलेगी और x घंटा ये भी ट्रेन चलेगी, यानी दोनों द्वारा लिया गया समय x घंटा है। तो हम दूरी जो है हमारे पास 350 किलोमीटर है, यानी दोनों की दूरी का जो योगफल होगा वो 350 किलोमीटर ही होगा। तो हमें दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल गुणे समय, तो समय तो हमने x मान लिया, तो x गुणे पहले का चाल कितना है 38, तो ये इसके द्वारा तय की गई दूरी हो गई पहले रेलगाड़ी के द्वारा। फिर दूसरे रेलगाड़ी के द्वारा तो उसका हो जाएगा x गुणे 32, ठीक है, यानी इसके द्वारा तय की गई दूरी। ये दोनों दूरियां जो है कितना किलोमीटर के बराबर होगी, तो 350, चूँकि दोनों के बीच की दूरी जो है उतना 350 है, तो दोनों यही होगा। तो आइए तो इसको करते हैं, 38 में 1 से गुणा करेंगे 38x, फिर 32 को 1 से करेंगे 32x, तो 38x प्लस 32x जोड़ेंगे, प्लस है तो कितना हो जाएगा हमारा 30 30 60 और 8 2 10, तो 60 और 10 70x हमारा हो जाएगा 70x इक्वल टू 350। और यहाँ से x का वैल्यू अगर हम निकालें 70 से 350 को कैंसिल करके तो कितना हो जाएगा 7 5 35, यानी 5 मरतबे में ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो हो जाएगा x का वैल्यू 5, यानी एक दूसरे से वो 5 घंटे बाद मिली हुई है, ठीक है। जैसे कि हमने x यहाँ पे दोनों द्वारा लिया गया समय माना, तो यानी 5 घंटा जो है एक दूसरे से 5 घंटे बाद वो मिले हैं, ठीक है। आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक पुल को 15 मिनटों में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई कितनी है। तो चलिए यहाँ तो ये आसान है, ये देखिए कितनी आसानी से मैं आपको समझाता हूँ। 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट, यानी उसके द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी 20 किलोमीटर है, और वो पुल को कितने मिनट में पार कर लेता है 15 मिनट में। तो अगर 60 मिनट में वो चल रहा है 20 किलोमीटर, तो वो 15 मिनट में कितना होगा दूरी तय करेगा। तो चूँकि 60 मिनट का 15 मिनट चौथा हिस्सा है, तो वो दूरी का भी चौथा हिस्सा तय करेगा, यानी 20 का चौथा हिस्सा हो जाएगा हमारा 5, और वो जो है 5 किलोमीटर जो है पुल की लंबाई है, जिसको उसने 15 मिनट में तय किया, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको। हमने क्या किया कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि इसको मिनट में हमें 15 मिनट में दूरी निकालना था, तो 1 घंटा में तय की गई दूरी कितनी है 20 किलोमीटर। तो हमने घंटा 1 घंटा में 60 मिनट होता है, यानी 60 मिनट में तय की गई दूरी हो गई 20 किलोमीटर, और हमको निकालना है 15 मिनट का। तो 60 का 15 कितना हिस्सा है, तो चौथा हिस्सा है, तो हमने 20 का भी चौथा हिस्सा कर दिया और आसानी से आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन कि 300 किलोमीटर दूर से दो स्टेशन ए तथा बी के विपरीत दिशा में क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चलने वाली है ना दो रेलगाड़ी ठीक कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगी। देखिए ये क्वेश्चन जो है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है जो अभी हम लोगों ने बनाया, कि अब यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 300 किलोमीटर है, ठीक है। और एक ए से और बी से दोनों तरफ से दो स्थान से ये दो ट्रेन चलती है, ठीक है। और एक की गति 50 है और एक की 40 है, तो कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगे, यानी एक दूसरे को पार करने का मतलब एक दूसरे से वो कितने समय बाद मिलेंगे। तो हम यहाँ भी मान लेते हैं कि ये एक दूरी जो है ये 1 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। तो पहले जैसे कि अभी हमने जो दूरी कुल दूरी जो है 300 किलोमीटर है, दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है चाल इंटू समय। तो चाल इंटू समय होता है, तो पहले गाड़ी का चाल है 50 किलोमीटर, तो 50 गुणे 100 हो जाएगा, समय 1 घंटा में मान लेते हैं पार की है, और इसका हो जाएगा 40 इंटू 100 हो जाएगा, और जो टोटल दूरी है कितना है 300 है। बस यहाँ से अब हम इसको निकाल लेंगे, 50 + 40 तो कितना हो जाएगा 90x बराबर 300, और फिर इसको 90 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 30/9, ये बटा में आ जाएगा, और 9 से इसको कैंसिल कर लेंगे, तो 9 से कैंसिल तो नहीं होगा, लेकिन 3 से होगा, तो ये 10 हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, यानी 10/3 घंटा। अब देखिए यहाँ पे जो है 10/3 घंटा जो हमारा आया, इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं।
कि 10/3 घंटा को हम कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो 10/3 ये हमारा घंटा में आ गया। अब यहाँ जो आंसर दिए गए हैं, चारों आंसर हम देख रहे हैं, 2 घंटा, ये 2 घंटा, ये तो ये तो 10/3 जो है 4 घंटा तो होगा नहीं, 2 घंटा नहीं होगा, या तो 2 घंटा 30 मिनट है या 3 घंटा 30 मिनट। तो हम 10 को 3 से भाग दे के देखते हैं, तो हो जाएगा 3 तरीका 9, यानी 3 बार में पूरा कट जाएगा और 1/3 घंटा बचेगा। तो ये 3 जो पूर्णांक में आ गया हमारा, 3.1/3, तो 3 घंटा हो गया। और बाकी जो 20 मिनट कैसे आया, तो 1/3 जो बचा है ये घंटा में है, ये किसमें है, घंटा में। और 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो हम इसको मिनट में बदलेंगे 60 से गुणा करके, तो 3 से 60 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20, यानी 3 घंटा और 20 मिनट। और हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3 घंटा 20 मिनट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, पहले थोड़ा सा मिटा लिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है इस बेसिक कंसेप्ट पर हम बना सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे वो व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, अब जो है रेलगाड़ी जब पार करती है तो किसी स्पीड से जाएगी, लेकिन वो 8 सेकंड में व्यक्ति को पार कर जाती है। तो जब यहाँ इसको इस व्यक्ति के पास पहुँचेगी वहाँ से समय काउंट होगा, और जब ये पूरा अपने आप की लंबाई के बराबर बाहर निकल जाएगी तो मतलब कि उसको पार कर गए, यानी कि रेल की जो लंबाई होगी वही उसके द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी उसकी लंबाई होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, यानी कि हमें दूरी निकालना है। रेलगाड़ी की लंबाई को x मान लें, तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लगा है, 8 सेकंड। तो यहाँ पे यही चीज़ हमको समझनी है कि चूँकि यह किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है और हमें यहाँ समय जो दिया है सेकंड में दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो हमने शुरू में इसमें बहुत चर्चा किया कि क्यों हमें याद रखना है, तो वो यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। 18 × 54, 3 × 5 = 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आप याद रखेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा कर लेते हैं, तो 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो 1 सेकंड में जो है गाड़ी कितना तय करती है, रेलगाड़ी 15 मीटर। तो हमें 8 सेकंड में उसको व्यक्ति को पार की है, तो 8 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो 15 × 8, 15 × 8 = 120 मीटर, यानी उसकी लंबाई जो होगी रेलगाड़ी की वो 120 मीटर ही होगी। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन और सबसे अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर एक बिंदु ए से बी तथा बी से ए तक क्रमशः गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। जब वे आपस में मिलते हैं तो एक रेलगाड़ी दूसरे की तुलना में 100 किलोमीटर अधिक चल चुका है, तो बिंदु ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये बहुत ही अंतिम क्वेश्चन जो है देखते हैं। यहाँ 2 रेलगाड़ियाँ, एक ए से और एक बी से। ठीक है, हम यहाँ बी ले लेते हैं। तो एक ए से बी तक जाती है और एक बी से ए तक आती है, और दोनों का जो स्पीड है, एक का मान लेते हैं ये पहले वाले का 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे का स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं आकर के तो ये मान लेते हैं कोई पॉइंट पर मिलते हैं यहाँ सी पर। ठीक है, तो एक जो रेलगाड़ी है वो 100 किलोमीटर अधिक चली है, मान लेते हैं ये जो बी है, चूँकि बी का चाल अधिक है तो बी अधिक दूरी तय करेगी, यानी ये 100 किलोमीटर अधिक तय करती है और ये 100 किलोमीटर कम दूरी तय करती है। तो ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे कि हम किसी एक के द्वारा तय की गई दूरी को x मान लेते हैं। यहाँ पे हम एक के द्वारा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हम एक का अगर x मान लेंगे तो चूँकि एक 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया है, तो दूसरे का दूरी जो हो जाएगा वो x + 100 हो जाएगा। यानी पहले जो रेलगाड़ी है जिसका हमने मान लिया है चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर मानेंगे, तो दूसरी जो होगी इसके द्वारा तय की गई दूरी को x किलोमीटर मानेंगे, तो दूसरे की दूरी क्या हो जाएगी x + 100 है, चूँकि 100 किलोमीटर अधिक चला है
तो दोनों की हमने दूरी निकाल ली, एक x हो गया और एक x + 100। अब कह रहा है कि एक का चाल जो है 60 का है, एक 75 का है। तो हम यहाँ दोनों की दूरी जब हमें पता चल गई, यानी पहले रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1 किलोमीटर है और वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चला है, तो हम चाल निकालेंगे। तो दूरी बटा चाल, तो ये पहले का चाल हमारा हो गया। ठीक है, पहले गाड़ी का द्वारा लिया गया समय निकालेंगे यहाँ पे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी हो गया और चाल पता ही है, तो यहाँ हो गया ये पहले द्वारा लिया गया समय। अब एक चीज़ आप बताइए कि चूँकि वो A से B तक जो चली हैं ट्रेनें, दोनों एक समय में चली हैं, तो दोनों द्वारा बराबर समय लिया गया है, यानी दोनों बराबर समय में चली हैं ट्रेनें, चाहे ये कम स्पीड से चली है अधिक, लेकिन बराबर समय चली होंगी। तो दोनों का समय हम यहाँ पे बराबर कर देंगे। ठीक है, पहले का समय निकल गया, दूसरे द्वारा समय हो जाएगा, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी है x + 100 बटा उसका चाल है 75, ये इसका समय हो गया। अब दोनों समय को बराबर करके हल करके देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 75 में 1 से होगा तो हमारा हो जाएगा 75x, फिर 60 में इससे करेंगे तो 60x, 60 इंटू ऐसे ही लिख लीजिएगा x + 100। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 60 से इस 75 को कटा देंगे। ठीक है, तो 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60। चूँकि आसान हो जाए इसलिए मैंने इस तरह से आपको बताया। अब 5 से x में मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा, और इधर 4 से x में होगा तो 4x होगा, और इधर प्लस में होगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 4x, और इक्वल टू में सिर्फ हमारा 4 से 100 में गुणा होगा तो बच जाएगा 400। ठीक है, ये दोनों से 4 से मल्टीप्लाई होगा 4x और 400। ठीक है, तो 4x को हमने इधर ले लिया LHS में। 5x में से 4x गए तो हमारा हो जाएगा x, और x का वैल्यू हो जाएगा 400। यानी हमने x किसको माना, अब ऊपर देखते हैं। तो हमने x माना था एक रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी पहले रेलगाड़ी के, यानी पहले रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी 400 किलोमीटर हो गए। तो दूसरे रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो चूँकि ये 100 किलोमीटर अधिक चला है तो 400 + 100 तो 500 हो जाएगा। तो यहाँ दोनों A और B के बीच की बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 400 और प्लस 500, यानी दोनों द्वारा तय की गई दूरी जो हो जाएगी 900 किलोमीटर, और यही जो होगी दोनों स्टेशन के बीच की दूरी होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।